गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय को मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, उत्तर भी मैंने करा दिया। कल की क्लास में मैंने आप सभी को दीर्घ प्रश्न उत्तर मैंने कराया था, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं कराया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास का प्रथम अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वीवीआई प्रश्न को भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय आपका फ्री है, ठीक है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पांचों विषय के, जिसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, अर्थात सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, नोट्स, क्वेश्चन आंसर में वीवीआई चिन्हित किए जाएंगे। अर्थात यदि आप चैप्टर वाइज सिर्फ वीवीआई ही पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 80% आ जाएंगे, ठीक है। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद आपको निःशुल्क गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे तथा गैस क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में टकराने का भी गारंटी आपको लिया जाएगा। उस समय गैस क्वेश्चन आपको चार्जेबल होता है, 500 रुपये फी होता है। अभी आप ज्वाइन करिएगा तो निःशुल्क आपको दे दिया जाएगा। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है, वैसे छात्रों के लिए जो छात्र 2023 में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया है वो मैं एक लाइन में सभी पॉइंटों को मैंने रख दिया है, ठीक है। इससे फ़ायदा यह है कि आपको याद करने में बड़ा ही आसानी होगा। अर्थात एक क्वेश्चन में मैंने तीन क्वेश्चन को सेट किया है, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी और बेहद ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आ रहा है, पहला आपका है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। या तो आपके एग्जाम में पूछेगा कब हुई, या तो पूछेगा कहाँ हुई, या तो पूछेगा किसके द्वारा हुई, अर्थात किसने की। तो देखिए, एक प्रश्न में कितना ऑब्जेक्टिव है, तो प्यारे बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब, कहाँ और किसने की। अब तीनों को यदि मैं अलग अलग करके लिखता तो आपका 3 ऑब्जेक्टिव बन जाता, तो मैंने शॉर्टकट में तीनों को एक में ही कर दिया, जिससे आपको याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। पिछले बच्चों ने कहा था कि सर याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं हुआ था, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा यह, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब, कहां और किसने की, तो मैंने लेक्चर की क्लास में आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था। यह बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल के कलकत्ता में, अर्थात उस समय भारत का राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, तो प्यारे बच्चों कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था, तो प्यारे बच्चों विलियम जोन्स ने। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसे लेक्चर की क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से याद कर लेना है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कोलकाता में विलियम जोन्स ने की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा। ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कमेंट करके प्यारे प्यारे बच्चों बताइएगा,
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपको टिक मार देना है, विलियम जोन्स। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ हुई? कोलकाता में। तो कोलकाता में टिक मार दीजिएगा। जैसे ऑप्शन देगा जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। उसी प्रकार तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका बनेगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, कब हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे अपने कॉपी में प्यारे बच्चों अवश्य रूप से लिख लीजिएगा। जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो आपका दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपको रेड कलर में है। रेड कलर का मतलब है कि यह आपका VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न? तो प्यारे बच्चों VBI है, यानी कि जो भी रेड कलर का है इसको घोर करके पी जाना है, एकदम पी जाना है, घोर करके, छोड़ना नहीं है। छोड़ दिए तो समझिए दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। यदि आप सिर्फ रेड कलर वाले को पढ़ लीजिएगा, आंख मूंद करके 70% कोई नहीं काटेगा, ब्रह्मा जी भी नहीं काटेंगे। ठीक है, स्वयं ब्रह्मा जी भी प्यारे बच्चों नहीं काटेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब और किसने किया? यहां भी आपका दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है। एक तो आपको है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ और दूसरा किसने किया। ठीक है, तो आपको जवाब हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। कौन किया? तो प्यारे बच्चों चार्ल्स मेसन ने। ये मैं आपको कहां बताया था? तो ये सभी के सभी प्यारे बच्चों जब मैं खोज की कहानी पढ़ा रहा था तो देखिएगा कि खोज की कहानी में मैंने काफ़ी अच्छे से इन सभी को समझाया था। ठीक है, तो अब ये दोनों में से किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे बच्चों बन रहा है, आपको कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो पहला आपको बनेगा हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया। या तो पूछेगा कब किया गया, तो उत्तर 1826 में टिक मार देना है। या तो दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी में से बनेगा हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया? तो प्यारे बच्चों चार्ल्स मेसन ने किया। ठीक है, कभी भी दोनों एक साथ आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बल्कि अलग अलग होगा। मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको याद करने में काफ़ी क्या हो, तो काफ़ी सहायक हो। ठीक है, यानी आराम से याद हो जाए। ठीक है, तो रेड कलर है, VBI है, घोर करके पी जाइएगा। ठीक है ना, चलिए ये भी रेड कलर में है, यानी कि ये भी आपका VBI है। ठीक है, तीसरा आपका प्रश्न है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। मैंने आपको बताया था कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 1861 ईस्वी में हुआ। एक और लाइन आप लोग जोड़ लीजिएगा यहां पर से। ठीक है, यहां पर से एक और लाइन जोड़ लीजिएगा, पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिर्देशक कौन बने। ठीक है, पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिर्देशक कौन बने, यानी भारत में पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिर्देशक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों डायरेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। कॉपी कलम खोले हैं ना, जल्दी से लिखिए। इसी लाइन में एक और प्रश्न को जोड़िएगा, भारत में पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर या महानिर्देशक कौन बने? उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम। मैंने आपको बताया था कि 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था, जिसका डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम आपको बना था। डायरेक्टर को हिंदी में महानिर्देशक बोलते हैं। इसलिए कभी कभी आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। टाइपर शायद इस यहां पर से जोड़ना भूल गया होगा। ठीक है, इसलिए चूंकि इसी लाइन के अंतर्गत आता है इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है ना,
चलिए चौथा प्रश्न, ये भी आपको रेड कलर में है, इसका मतलब ये भी आपको भिबिया है, इसको भी घोर करके पी जाना है। ठीक है, अब जैसे घोर के पीजिए, चाहे 12 बजे रात तक पढ़िए या सुबह के 3 बजे उठ के पढ़िए, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप सभी को घोर करके इसको पी जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चौथा जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया। यहां भी देखिए, इसमें भी दो आपका ऑब्जेक्टिव है, या तो कब पूछेगा या तो किसने किया। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो उत्तर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई। कब हुई, तो 22। किसने किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, राखालदास बनर्जी ने किया। किसने किया, तो राखालदास बनर्जी। अर्थात आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो उत्तर क्या, किसमें टिक मार देना है, 1922। यदि पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, उत्तर क्या हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। आपके ऑप्शन भी रहेगा, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, तो टिक किसको मार देना है, राखालदास बनर्जी को टिक मार देना है। रेड कलर में है, घोर करके पी जाइएगा। पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा घोर के, कमेंट में हमको लिख करके बताइए। ठीक है, मैं भी तो जानूं कि कौन कौन बच्चे घोर करके पी जाएंगे। जो बच्चे घोर करके पी जाएंगे कमेंट में लिखिए। ठीक है, चलिए पांचवा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। चूंकि दोनों एक ही है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार आकार का था। कैसा था, तो प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार आकार का, इस प्रकार का था। मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान से लेकर के यहाँ आलमगीरपुर अर्थात मेरठ तक, कश्मीर के मंडा से लेकर के यहाँ पर दाइमाबाद तक था। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रकार से ड्रॉ करके मैंने बताया था। लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर का वीडियो अवश्य रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, एक भी लेक्चर का वीडियो मिस नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए छठा आपका जो प्यारे बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आ रहा है। छठा आपका प्रश्न है, किस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, यदि आपने लेक्चर की वीडियो देखा तो जल्दी से कमेंट करके फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग अत्यधिक होता था। कांसा जो कि तांबा और टीना को पिघला करके मिला करके ठंडा करके तैयार होता था पदार्थ कांसा। जितना भी सामग्री दिखा दी, चाहे बर्तन हो, ठीक है, अस्त्र शस्त्र हो, कृषि सामग्री में बहुत सारे वस्तुओं को कांसा से बनाया गया था। अर्थात विकास जो वे लोग किए थे इस कांसा पदार्थ के मदद से ही किए थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। काफी अच्छे से मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, काफी अच्छे से कमेंट करके बताइए। चलिए सातवां जो प्यारे बच्चों आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आ रहा है। सातवां आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार कौन सतात्मक था। तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, मातृ सतात्मक। क्या हो जाएगा, मातृ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मातृ सतात्मक क्या होता है। आपके घर में देखिए, आपके घर का स्वरूप कैसा है, तो पैतृ सतात्मक। अर्थात हर डिसीजन, अर्थात आपका घर कौन चलाता है, तो पिता चलाता है। ठीक है, उसी प्रकार मातृ सतात्मक का मतलब होता है कि परिवार को जब माता चलाएगी तो मातृ सतात्मक आपको कहलाता है। ठीक है, चलिए नॉर्मल क्वेश्चन है ये। आठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो प्यारे बच्चों समाज का जो स्वरूप था ये भी आपको मातृ सतात्मक ही था। इसको भी काफी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नौवां आपको प्रश्न है, रेड कलर में है, घोर करके पी जाइएगा। नौवां आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो प्यारे बच्चों किस धातु का ज्ञान नहीं था, उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों को अर्थात हड़प्पाई लोगों को, यदि आपको यहाँ पर हड़प्पाई रहे तो बात बराबर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हड़प्पाई लोगों को सिंधु घाटी ये हड़प्पाई लोगों को लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त आपको नहीं था। ठीक है, चलिए हम लोग 10वें ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। आपका 10वां ऑब्जेक्टिव है,
सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? रेड कलर में, ये तो और एमबीबीआई, एकदम सुपर एमबीबीआई है, ये घोर करके पी जाइए, सुपर से भी सुपर। ठीक है, इस बार ये प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार का मैंने बताया था। स्नानागार का मैंने लंबाई बताया था 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट, 8 फुट गहरा था। उतरने के लिए दोनों साइड सीढ़ी बना हुआ था। पानी भरने के लिए बगल में कुआं बना हुआ था। गंदा पानी निकलने के लिए बगल में नाली था। आराम कपड़ा बदलने के लिए बगल में भवन बना हुआ था। कितने अच्छे से समझाया था? काफी अच्छे से समझाया था कि नहीं समझाया था? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए 11वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 11वां आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। उसके बाद ही हड़प्पा आता है। जैसे देखिए भारत मेरा देश है, इस देश का राजधानी यूं तो दिल्ली है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा शहर कौन? मुंबई। दिल्ली है? नहीं है, दिल्ली दूसरे स्थान पर आता है, जबकि मुंबई पहले स्थान पे। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था और प्रशासनिक नगर कौन था? तो हड़प्पा था, ठीक है। चलिए ये भी रेड कलर में है, इसको भी घोर करके पी जाइएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मैंने काफी अच्छे से आप सभी को समझाया था। क्या समझाया था? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात कंकालों का ढेर, एकदम खाली कंकाल ही कंकाल, ठीक है। चलिए खाली कंकाल ही कंकाल। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ हुआ? मृतकों का टीला या शवों का कंकाल कहो, जैसे मैंने वैसे। हालांकि आपके एग्जाम में ऑप्शन के रूप में मृतकों का टीला ही दिखेगा, इसलिए मैंने यहां पर मृतकों का टीला लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 13वां जो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी रेड कलर में है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या? वीवीआई प्रश्न है, घोर करके पी जाना है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित? तो प्यारे बच्चों रावी नदी के। यदि मैं इसका देश की बात करूं तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले, नहीं मांटगोमरी जिले में आपको हड़प्पा नामक क्षेत्र में बसा था, जो कि रावी नदी के तट पर आपको स्थित था, ठीक है। चलिए 14वां आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता? बाग मतलब क्या? आम भाषा में समझिए बगीचा, ठीक है। बगीचा कहने का तात्पर्य वहाँ फसल उसल ज़्यादा होता था, पैदावार ज़्यादा होता था, उपजाऊ मिट्टी काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसको बाग कहा गया। तो ये जगह था मोहनजोदड़ो। कौन था? तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो। इसलिए यहाँ देखिएगा सूती वस्त्र का उद्योग भी आपको था, ठीक है। इंपोर्टेंट है, फिर भी देख लेना है, याद कर लेना है। इंपोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि याद नहीं करना है, छोड़ देना है, खाली एमबीबीआई को याद करना है। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। सभी प्रश्नों को घोर के पीना है, लेकिन सभी में से रेड कलर को एकदम निगल जाना है। रेड कलर को निगल जाना है, बाकी सबको घोर के पी जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये, हड़प्पा सभ्यता का ये, बात आपका बराबर है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो मैंने कहा था कि नगरीय स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? तो प्यारे बच्चों नगरीय, और नगरीय स्वरूप को ही हम लोग शहरी सभ्यता बोलते हैं। अब शहर कहिए नगर कहिए, शहर नगर एक ही होता है, तो नगरीय सभ्यता कहिए या शहरीय सभ्यता कहिए, बात क्या है प्यारे बच्चों? तो बात आपको बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो प्यारे बच्चों किस भाषा का शब्द है? उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? सिंधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने किया? यहां भी देखिए दो ऑब्जेक्टिव है, घोर करके पी जाना। इसको तो एकदम निगल जाओ, इसको निगल जाओ, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने
आपके एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुई, 1921 में, आंख मूंद करके टिक मार देना। ठीक है। यदि पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, ऑप्शन में होगा राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी को टिक मार देना, चाहे जैसे मारना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। मैंने आपको बताया था कि विश्व में मात्र 4 ही प्राचीन सभ्यता, विश्व में प्राचीन सभ्यता कितना, 4 प्राचीन सभ्यता, और ये चारों एक दूसरे के समकालीन थे। क्या थी, तो समकालीन। ठीक है, यानी कि एक ही समय में अस्तित्व में थी। ठीक है। इन 4 में से एक तो आ गया आपका हड़प्पा सभ्यता, दूसरा मैंने बताया था मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता, और चौथा क्या, चीन की सभ्यता। ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे, चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे। मैंने लिखाया था बशर्ते इसको। तो इन तीनों को छोड़ करके आपके ऑप्शन में जो रहेगा टिक मार देना। इन तीनों, हड़प्पा यदि पूछ ही रहा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, तो 3 को तो ये तीनों ऑप्शन तो देगा ही देगा। मेसोपोटामिया देगा, मिस्र की सभ्यता देगा, चीन की सभ्यता देगा। अब यदि चौथा यदि देगा क्रीट की सभ्यता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। समझ गए, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिखा क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, जो कि आपके एग्जाम में यही देता है बार बार रिपीट मोड में। ठीक है। जैसे रिपीट मोड में आप गाना सुनते हैं ना, उसी प्रकार इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो बिहार बोर्ड भी इसी को देता है। ठीक है। चलिए ये भी 19वां रेड कलर में है, घोर करके पी जाना है। शायद पी, आप क्या पीजिएगा आपको तो याद ही होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सा नदी, तो प्यारे बच्चों सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिमी मोत्तर भाग में विकसित हुई थी। और मैंने आपको यह भी कहा था हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला हुआ है। सबसे पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन्हीं 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी कौन थी, तो प्यारे बच्चों जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 भागों में। मैंने ऐसे करके आपको बताया था, एक ऊपर में जहां दुर्ग था और एक नीचे में जहां निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। ऊपर में अभिजात वर्ग के लोग, जैसे जमींदार हो गए, ठीक है, बड़े जमींदार हो गए, व्यापारी हो गए, जो शासन किया करते थे वे लोग हो गए। ठीक है। तो 2 भागों में बस्ती आपको विभक्त था। काफी अच्छे से मैंने बताया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला, उत्तर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में हल का प्रमाण मिला। ठीक है। कालीबंगा स्थित है, प्यारे बच्चों कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट है, इसको भी गौर करके पी जाइएगा, लोथल कहां और किस नदी के किनारे स्थित है। रेड कलर में है, मतलब VBI। लोथल कहां और किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर क्या हो जाएगा, लोथल तो सबसे पहले गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहां, तो भोगवा नदी के किनारे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोथल किस राज्य में है, उत्तर गुजरात में टिक मार देना। यदि पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे पूछा जाएगा बंदरगाह के अवशेष कहां मिले, उत्तर लोथल। लोथल में भी आपको बंदरगाह का अवशेष आपको मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है 26वां आपका है,
हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाए जाने वाली फसलें थी, कौन थी? तो गेहूं, जौ और सरसों। हालांकि मैंने 9 मुख्य फसल का नाम आप सभी को लिखा दिया था, तो 9 फसल का नाम घोर करके पी जाइएगा, ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, जिसमें मैंने गेहूं, राई, सरसों, कपास बताया था कि नहीं बताया था? काफी बताया था। नेक्स्ट आपका 27वां आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले? उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, बंदरगाह का जो अवशेष मिला था वह लोथल में मिला था। कहां से मिला था? तो प्यारे बच्चों, लोथल में आपको मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी की उपासना या पूजा नहीं किया करते थे? मैंने बताया था विष्णु। मैंने आप सभी को कहा था कि हड़प्पा वासी जो था विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे। ठीक है, विष्णु भगवान का पूजा नहीं करते थे, बल्कि किस भगवान का पूजा करते थे? तो ये शिव भगवान की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष में पीपल, बरगद, नीम की पूजा करते थे। ठीक है। इनके अलावा अग्नि पूजा, जल पूजा किया करते थे, जादू टोना में विश्वास रखते थे। कितनी बातें मैंने आप सभी को बताया था प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बातें बताया था कि नहीं बताया था? बता दिया था। इनके अलावा भी प्यारे बच्चों कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे सारा का सारा मैंने आप सभी को लेक्चर में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आपको बता दिया। इतना से आपको बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, यानी इनसे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इतना कर लीजिएगा, समझिएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। ठीक है। इसके अलावे इतना तो चैप्टर वाइज में आपको कराऊंगा जब मैं सिलेबस को समाप्त कर दूंगा। समाप्त करने के बाद जब मैं गैस क्वेश्चन दूंगा, तो गैस क्वेश्चन में स्पेशल इस बार 500 ऑब्जेक्टिव का मैं आप सभी को रिवीजन करवाऊंगा। एक अध्याय में 500 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं। अत्यधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70-150-4552। जिस प्रकार आप MVVI VVI क्वेश्चन देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ में आपने देखा VVI, MVVI आपने फिक्स क्वेश्चन देखा कि नहीं देखा, दीर्घ में आपने देखा, ठीक है, लघु में आपने देखा। यदि आप सभी विषय में जानना चाहते हैं, MVVI VVI क्वेश्चन PDF फाइल में नोट्स लेना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सभी विषय का चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस, तो बस आपको कॉल करना है। इस नंबर पर कॉल करें और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।